नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों के बीच सदियों से सोई हुई एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जिसकी सिर्फ एक चाल से ही पूरी धरती कांप जाती है। लोग सोचते थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक दंत कथा, एक मिथ, लेकिन जब 150 फीट ऊंचा पत्थरों का दैत्य अपनी नींद से उठता है तो सच और झूठ की सारी सीमाएं टूट जाती है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये ट्रोल है क्या, ये क्यों जागा और इंसानियत को तबाह करने वाले इस पौराणिक राक्षस को रोका कैसे जाएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होती है वहाँ जहाँ प्रकृति अपनी सबसे खतरनाक रूप में इंसानियत से बदला लेने लौट आई है। मूवी की शुरुआत में हम नोरा टिडमैन को देखते हैं जो अपने पिता टोबियस के साथ पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है। चोटी पर पहुंचकर टोबियस नोरा को उसके बचपन की फेवरेट फेरी टेल के बारे में पूछता है जो कोइंसिडेंटली उन्हीं पहाड़ों के बारे में थी। कहानी के अनुसार ये पहाड़ कभी ट्रोल नाम के क्रीचर्स के थे और नॉर्वे में वो खुला घूमते थे, लेकिन एक दिन वो इन पत्थरों में तब्दील हो गए। नोरा को इन कहानियों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि किसी कहानी को सच होता देखने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। जैसे ही नोरा अपनी आंखें बंद करती है उसे इन पत्थरों में इंसानी शक्ल दिखाई देती है। कहानी अब 20 साल आगे आती है जहां हम नोरा को देखते हैं जो कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है जो पुराने जमाने की चीजें और फॉसिल्स को जमीन के अंदर से निकालने का काम करती है। और एक दिन नोरा और उसकी टीम को खुदाई के दौरान अटलांटिक कोस्ट के पास डायनासोर का फॉसिल मिलता है जो कि इनके सक्सेस की एक निशानी थी। दूसरी तरफ हमें ड्वार माउंटेन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टीम पहाड़ों को तोड़कर टनल बना रही है। वही टनल के अंदर वर्कर्स को किसी की भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी टनल पूरा हिलने लगता है और इससे पहले कि वर्कर्स भाग पाते कोई काफी बड़ी चीज उन पर हमला कर देती है जिसमें काफी लोगों की जान चली जाती है। इस बात से नॉर्वे की अथॉरिटीज काफी चौंक गई थी। प्राइम मिनिस्टर को इस हादसे का फुटेज भेजा जाता है जिसमें वो क्लियरली किसी जायंट का फुटप्रिंट टनल के आसपास देख पाती है और हम अगले ही पल नोरा को मिलिट्री कंट्रोल रूम में देख पाते हैं जिसे इस फुटप्रिंट का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया था। उस रूम में कई सारे साइंटिस्ट और आर्मी जनरल भी मौजूद थी जो इस फुटप्रिंट पर डिस्कस कर रहे थे, जहां कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथ बता रहे थे। मीटिंग के दौरान मिनिस्ट्री की एम्प्लॉय सभी को उस वक्त की फुटेज दिखाती है जब यह हादसा हुआ था और लोग भाग रहे थे। तभी उन्हें एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है जो दिखने में तो किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका पूरा शरीर पूरा पत्थर से बना हुआ था। वही दूसरी तरफ हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो एक कपल के घर को तहस नहस कर देता है। मिनिस्ट्री को जब इस चीज का पता लगता है तो वो नोरा और एंड्रियस को आर्मी कैप्टन क्रिस के साथ हादसे वाली जगह भेजती है। नोरा जब उस कपल से बात करती है तो वो बताते हैं कि उसकी आवाज हाउलिंग जैसे लग रही थी, जैसे वो काफी दर्द में हो। इसके बाद नोरा उस फुटप्रिंट का निरीक्षण भी करती है, लेकिन उसे मिट्टी और पत्थरों के ट्रेसिस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अब एंड्रियस, नोरा और क्रिस उस क्रीचर के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं, लेकिन वो निशान 2 मील आगे तक जाकर अपने आप ही गायब हो जाते हैं। क्रिस बताता है कि इसके आगे तो थर्मल स्कैनर को भी कोई साइन नहीं मिल रहा, लेकिन नोरा को लग रहा था कि जरूर इस क्रीचर ने छिपने के लिए किसी कैमोफ्लेज का सहारा लिया है, वरना इतने बड़े क्रीचर का ऐसे ही गायब होना मुमकिन नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी नोरा कहती है कि हमें मेरे पिता से बात करनी होगी, उन्होंने ऐसे माइथोलॉजिकल जायंट्स या ये कहे इन क्रीचर्स पर काफी रिसर्च किया है। नोरा, एंड्रियस और क्रिस जब टोबियस के पास आते हैं तब नोरा और टोबियस की बातों से हमें पता लगता है कि बाप बेटी के रिश्ते में अब दरार आ चुकी है। टोबियस के घर में एंड्रियस और क्रिस उस क्रीचर के काफी सारे फोटोज देखते हैं, साथ ही 1943 का एक पेपर कटआउट भी। टोबियस उन्हें बताता है कि 1943 में रशियन आर्मी नार्जिस के प्रिजनर से नॉरलैंड रेलवे की खुदाई करवा रही थी, लेकिन बीच में ही उन्हें काम रोकना पड़ता है क्योंकि पहाड़ों को काटने के दौरान उनका सामना एक काफी बड़े क्रीचर से हुआ था, लेकिन ये बात बाहर निकलने से पहले ही उसे दबा दिया गया। नोरा अपने पिता को बताती है कि सेम ऐसा ही कई सालों बाद आज दोबारा हुआ है। वो उन्हें उस हादसे का फुटेज भी दिखाती है क्योंकि नॉर्वे के पहाड़ों के बारे में टोबियस से ज्यादा और कोई नहीं जानता था। यह टोबियस नोरा से कहता है कि 1840 तक नॉर्वे के गवर्नमेंट ने ट्रोल नाम के क्रीचर से कांटेक्ट रखने पर बैन लगवा दिया था। इस बात को सुनकर नोरा अपने पिता पर गुस्सा हो जाती है।
ये कहते हुए कि उन्हें फेरी टेल जैसी कहानियों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रोल जैसे क्रीचर्स हजारों साल पहले नॉर्वे में रहा करते थे तो अब तक उन्हें कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिल जाता। लेकिन टोबियस का कहना था कि उन्हें पता है कि सदियों से ट्रोल का एग्जिस्टेंस है, लेकिन नॉर्वे के क्रिस्टलाइजेशन के कारण उनकी आबादी खत्म हो गई। वो उन्हें किटिंसियन नाम के लीजेंड की बनाई तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं। हालांकि नोरा को अपने पिता पर विश्वास नहीं होता, फिर भी टोबियस उनके साथ छानबीन करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये चॉपर में होते हैं तब टोबियस उनसे कहते हैं कि ये कोई मेल ट्रोल होगा या फीमेल ट्रोल हो सकती है, जिन्हें ऑग्रेस कहा जाता है। सफर के दौरान टोबियस एक जगह चॉपर रुकवा कर आसपास की मिट्टी चेक करने लगता है। यहाँ फिर से टोबियस और नोरा में ट्रोल को लेकर बहस हो जाती है। तभी नोरा अपने आसपास अजीब सी गंध को महसूस करती है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग वहाँ ट्रोल को देखते हैं, जो बड़े से पत्थर के रूप में छिपा हुआ था। इन्हें देख ट्रोल फट से उठ खड़ा होता है, जिससे एंड्रियस और क्रिस भी अलर्ट हो जाते हैं। इधर हम पहली बार उस भयानक क्रीचर की झलक देख पाते हैं, जो पूरा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ था। क्रिस और एंड्रियस किसी तरह नोरा और टोबियस को लेकर निकलते हैं और ऑफिशियल्स को ट्रोल की लाइव इमेज भी भेज देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग इतने बड़े दैत्य को देखकर काफी घबरा गए थे। नोरा वापस आकर ऑफिशियल्स को बताती है कि हम कोई भी कदम उठाए इससे पहले हमें इस क्रीचर के बारे में और पता करना होगा। टोबियस यहाँ कहता है कि ये एक फुल्ली ग्रोन ट्रोल है, उसने इन पर 20 साल रिसर्च की है, तो वो जानता है कि वो किससे डील कर रहे हैं। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर तुरंत मिलिट्री को एक्शन लेने के ऑर्डर्स देती है, क्योंकि ये क्रीचर सभी के लिए खतरा बन सकता है। वहाँ से बाहर आने पर टोबियस नोरा को समझाता है कि नॉर्वे के ट्रोल्स ने इंसानों के कारण काफी दर्द सहा है, और उनके मुताबिक ये ट्रोल किसी के लिए खतरा नहीं बल्कि ये सिर्फ डरा हुआ है, क्योंकि सालों बाद जब वो बाहर आया है तो सब बदल चुका है। टोबियस नोरा को बचपन वाली बात याद दिलाते हुए कहता है कि उसे एक बार फिर से अपने दिल पर हाथ रखकर यकीन रखना चाहिए। इसके बाद नोरा टोबियस और एंड्रियस कैप्टन से कहकर मिलिट्री ऑपरेशन में साथ चलने की बात करते हैं। कैप्टन मान जाता है और पूरी मिलिट्री हथियारों से लैस उसी जगह आती है जहां आखिरी बार ट्रोल को देखा गया था। इधर हम एक बार फिर से नोरा और टोबियस का बॉन्ड होते हुए देख पाते हैं, जहां नोरा बताती है कि उसके मॉम के देहांत के बाद उसे लगने लगा कि वो सब कुछ हार चुकी है। साथ ही साथ नोरा अपने पिता को पुरानी हर बात के लिए माफ कर देती है और ट्रोल के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। तभी आर्मी को कैमरा में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो देखते हैं कि फाइनली ट्रोल जंगलों से बाहर आ गया है। उसे देख मिलिट्री उस पर हमला कर देती है। टोबियस उनसे कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रोल और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, फिर उसके कहर से इंसानियत को बचाना काफी मुश्किल होगा। तभी ट्रोल वाकई गुस्से में सोल्जर्स पर हमला कर देता है, यहाँ तक कि वो एक सोल्जर को खा भी लेता है। टोबियस बताता है कि ट्रोल क्रिश्चियन ब्लड को आसानी से सूंघ सकता है। इसके बाद टोबियस खुद आगे आकर ट्रोल को शांत करने की कोशिश करता है और वाकई में ट्रोल शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से आर्मी फिर से एक बार ट्रोल पर टैंक से हमला करती है, जिससे ट्रोल और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसमें टोबियस को चोट लग जाती है। लेकिन उनकी चोट इतनी गहरी थी कि उनका बचना नामुमकिन था। मरने से पहले टोबियस नोरा को एक क्लू देते हैं कि द पैलेस, द किंग और द होम। साथ ही वो नोरा को किसी भी कीमत पर खुद पे यकीन रखने के लिए कहते हैं, जिसके साथ ही उनका देहांत हो जाता है। नोरा अपने पिता को गंवाने से पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी तरफ नोरा अपने पिता की याद में उनकी पुराने तस्वीरें देख रही होती है। तभी उन चीजों में उसे टोबियस की वो किताब मिलती है जो किटिंसन ने लिखी थी अबाउट ट्रोल। उस किताब में नोरा को वही क्लूज मिलते हैं जो टोबियस ने उसे मरने से पहले कहा था, पैलेस, किंग और होम। किटिंसन ने बुक में बताया था कि ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं, लेकिन नोरा को ये बात फालतू लगती है, क्योंकि उन्होंने ट्रोल को सूरज की रोशनी में कई बार देखा था। तभी वो एक पिक्चर पर गौर करती है और एंड्रियस और क्रिस की मदद से मिनिस्टर के सामने एक आइडिया रखती है कि हमें कुछ वक्त के लिए मान लेना चाहिए कि फेरी टेल में सचमुच सच्चाई छिपी हुई है। उनके हिसाब से ट्रोल क्रिश्चियनिटी से नफरत करता है और चर्च के बेल्स की आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसीलिए उन्हें भी इस लड़ाई में चर्च बेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मिनिस्ट्री के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्हें नोरा की बात माननी पड़ती है। उधर आर्मी ट्रोल को ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ट्रोल ओस्लॉक के पब्लिक पार्क की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ट्रोल को देखते हैं जो पार्क पहुंचकर हर तरफ अपना आतंक मचाने लगा था।
तभी नोरा और आर्मी चॉपर्स में सवार चर्च बेल्स की आवाज से ट्रोल के चारों ओर घेरा बना लेती है, जिससे ट्रोल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो गुस्से में चॉपर्स को भी उठाकर फेंकने लगता है। तभी एक चॉपर पार्क में खेल रहे बच्चे पर गिरने ही वाला था कि ट्रोल खुद उस चॉपर को पकड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। नोरा ये चीज नोटिस करती है और तुरंत उसे अपने पिता की कही बात याद आती है कि ट्रोल ने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस डरा हुआ है। उधर मिनिस्ट्री इस हादसे के बाद नोरा और उसके टीम को इस ऑपरेशन से निकाल देती है, जिससे चिढ़कर एंड्रियस भी कंपनी से रिजाइन कर देता है। वहाँ नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये पैलेस आखिर कौन सी जगह पर है, जिस पर एंड्रियस उससे ओस्लो के रॉयल पैलेस के बारे में बताता है, जहाँ नॉर्वे का चीफ ऑफ कोर्ट सिंडिंग रहता है। नोरा वहाँ आती है जहाँ सिंडिंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो नोरा से कहता है कि उसे मालूम था कि तुम अपने पिता की ही तरह सच की तलाश में यहाँ जरूर आओगे। सिंडिंग यहाँ एक बात का खुलासा करता है कि टोबियस ने जो भी रिसर्च की थी वो सच थी। आज से कई हजारों साल पहले वाकई में ट्रोल्स नाम के क्रीचर्स नॉर्वे में रहा करते थे, और यहाँ जिस जमीन पर रॉयल पैलेस बना हुआ है वहाँ पहले ट्रोल पैलेस हुआ करता था। लेकिन क्रिश्चियनिटी के राइज के वक्त ऑफिशियल्स ने ट्रोल के पूरे खानदान को मार डाला और उसके ऊपर ही रॉयल पैलेस बनवाया। एक आखिरी ट्रोल बचा है जिसे ड्वार माउंटेन में कैद करके रखा था, लेकिन माइनिंग के बाद वो वहां से आजाद हो गया। टोबियस को ये सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसे जानबूझकर पागल खाने भेज दिया गया। इसके बाद वो नोरा और एंड्रियस को बेसमेंट में ले जाता है, जहां आज भी वहां ट्रोल के खानदान के फॉसिल्स मौजूद थे। नोरा एक फॉसिल पर यूवी लाइट डालती है, जिससे वो हड्डी जलने लगती है। अब नोरा यहाँ रियलाइज करती है कि ट्रोल सचमुच सूरज की रोशनी नहीं झेल पाते। नोरा ये भी समझ चुकी थी कि ट्रोल इसी रॉयल पैलेस की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसके समय के हिसाब से यही उसका घर है। अब यहाँ नोरा को एक आइडिया आता है और वो क्रिस के साथ एक प्लान बनाती है। नोरा और एंड्रियस पैलेस के वर्कर्स की मदद से मरे हुए ट्रोल की खोपड़ी लेकर ट्रोल के पास आती है और उसे उकसाती है, ताकि वो अपनी साथी की खोपड़ी देख वो उनके पीछे आए। वही मिनिस्ट्री ट्रोल को मारने के लिए पूरे ओस्लो शहर को उड़ाने की तैयारी में थी, इसलिए पूरा शहर खाली करवा दिया जाता है। उधर ट्रोल नोरा के जाल में फंस जाता है और अपने साथी की खोपड़ी देख उन पर हमला करने उनके पीछे भागता है। दूसरी तरफ क्रिस अपनी टीम के साथ यूवी लाइट्स का एक बड़ा सोर्स तैयार कर लेता है हमले के लिए। नोरा भी ट्रोल को जैसे तैसे यूवी लाइट्स के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। बिना वक्त गवाए क्रिस अपनी टीम की मदद से यूवी लाइट्स को ऑन करता है, जिससे ट्रोल बुरी तरह तड़पने लगता है। ट्रोल को रोता देख नोरा को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो यूवी लाइट्स के सोर्स को बंद करके ट्रोल को शांत करने की कोशिश करती है, और ट्रोल शांत भी हो जाता है कि तभी नॉर्वे में सूरज उगता है, जिसकी रोशनी से ट्रोल पूरा पत्थर का बन जाता है। नोरा और एंड्रियस ट्रोल को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। एंड्रियस यहाँ कहता है कि उसे उम्मीद है कि नॉर्वे के पहाड़ों में और कोई ट्रोल नहीं होगा, लेकिन उसी पल हम फिल्म की शुरुआत वाला टनल एरिया देख पाते हैं, जहाँ मलबे के नीचे एक और ट्रोल की आवाज गूंज रही थी। यानी ये किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, हाल ही में ही इस मूवी का सीक्वल भी आ चुका है, तो हम अगली वीडियो में ट्रोल 2 की पूरी कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।